तैयार होते हैं। जिए समृद्ध, वर्ल्ड का बड़ा मॉडल। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। नरेश बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्संग में मुझे ये मौका देने के लिए। और आप सभी से मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी या क्षमा मांगता हूँ अगर इस दौरान, भाषा के दौरान अगर मैं भावुक हो जाता हूँ या मेरे दिए हुए कुछ सूचनाएं गलत साबित हुई तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर आ रहा है क्या? आप कर पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं कर पा रहा हूँ। बस हो रहा है। धन्यवाद। थोड़ा ये वेब मैं बाद में देखता हूँ, उसके पे डेस्कटॉप वर्जन है तो वेब वर्जन थोड़ा धीरे है। मेरा पावरपॉइंट दिख रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू। और आवाज सुनाई दे रही है? ठीक, हाँ जी, धन्यवाद। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। वेदात्री महर्षि द्वारा बताए गए जीवन के 14 विशेष सिद्धांत का पहला सिद्धांत है युद्ध रहित जीवन और युद्ध रहित विश्व। वेदात्री महर्षि के विचार ऐसे हैं: युद्ध मनुष्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से साथी मनुष्यों का मारने का एक क्रूर कार्य है। हम यहाँ इस धरती पर रहने के लिए आए हैं, प्राकृतिक संसाधनों के साथ हमारे जीवन यापन करने के लिए, ना कि युद्ध में मरने के लिए। सभी को प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए और सबके साथ मिल बांट कर उनका आनंद लेना चाहिए। दुनिया ने अब तक कितने अनगिनत युद्ध देखे हैं, उन युद्धों का क्या कारण है, उनसे क्या लाभ प्राप्त हुआ है और लाभार्थी कौन थे? क्या युद्ध बिल्कुल जरूरी है? ऐसे इन प्रश्नों पर हमें विश्लेषण करना चाहिए और उनका उत्तर ढूंढना चाहिए। युद्ध को कानून विरोधी घोषित किया जाना चाहिए और दुनिया से पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं अब तक की कुछ अब जो हालात हो रहे हैं उनके बारे में कुछ सूचनाएं और कुछ जानकारियां। आप लोग सब जानते हैं, आजकल टीवी में और सोशल मीडिया में सब जानकारी उपलब्ध है, बस थोड़ा बहुत मेरी तरफ से आपके इसके बारे में, युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। सबसे पहले जानते हैं ये नाटो क्या है। नाटो की स्थापना क्यों की गई थी? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तरी अटलांटिक गठबंधन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना, अपने सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना था। यह सब उस समय सोवियत संघ द्वारा उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए था, संदर्भ में था। एक दर्जन यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देशों द्वारा 1949 में वॉशिंगटन में गठबंधन की स्थापना हुई थी। तो इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे? शांति स्थापित करना। क्या वहां पर वो सफल हुए? सदस्यों के बीच सहयोग
को बढ़ावा देना और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। और उनका और एक मुख्य उद्देश्य था कि उस वक्त सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर नाम से जाना जाता था, उस द्वितीय युद्ध के बाद काफी प्रभावशील या ताकतवर था, तो उनसे यूरोपीय यूनियन को बचाने का भी और एक कार्य था इस नाटो का। मुझे बचपन में एक सुनी हुई कहानी याद आई। एक बार एक गांव में एक साहूकार कहीं, उनको गांव छोड़कर कहीं बाहर जाना था। वो अकेले थे, घर में अकेले रहते थे, तो उनको गांव छोड़कर कहीं बाहर जाना था। अब उस गांव में एक चोर रहता था, उस गांव का ही सदस्य था, लेकिन एक वो चोर था। अब उन साहूकार को डर था कि अगर मैं घर को ताला भी लगा के जाऊं तो भी घर का सामान की चोरी हो सकती है। तो उनको फिर एक उपाय सूझा। उन्होंने उस चोर को बुलाया और घर की चाबी उनको दे दी। इस घर की रक्षा, मैं बाहर गांव जा रहा हूँ, मेरे घर की रक्षा करनी अब तेरी जिम्मेवारी है। अगर इस घर से कोई भी चीज चोरी हुई तो मैं तुमसे ही पूछूंगा। ये चोर है तो उस गांव का सदस्य ही, तो सारा सामान लेके तो भाग नहीं सकता है, कल वापस वो गांव आएगा किसी न किसी कारण से। तो ये साहूकार की बहुत अच्छी बुद्धि थी। तो वैसा ही हुआ, जैसे साहूकार वापस आए उनको घर ठीक ठाक मिल गया और उसकी जगह पे उनको एक इनाम, उस चोर को एक इनाम भी मिला, जिस फलस्वरूप वो आगे चलकर सुधर भी गया। मुझे फिर ऐसा, मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जहां पर सोवियत यूनियन या रशिया जो आज हैं, उन्हीं को इन नाटो में शामिल किया जाए। ना रहेगी बांस, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर मैं गूगल में सर्च करना शुरू किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि हकीकत में ऐसा हुआ है। वर्ष 2000 में नाटो में शामिल होना चाहते थे पुतिन। उन्होंने जॉर्ज रॉबर्टसन से कहा, आप हमें नाटो में शामिल होने के लिए अब आमंत्रित करें। जॉर्ज रॉबर्टसन ने कहा, हम लोगों को नाटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं, वे नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं। अब पुतिन या रशिया जो है अमेरिका के बराबर है, दुनिया का पहला या दूसरा शक्तिशाली देश है। अब वो नहीं चाहता कि मैं एक अर्जी दूं, अब वो अर्जी पे आके नाटो काम करे और वो अर्जी अपनाए या रद्द किया जाए वो उनकी मर्जी होगी। अगर वो रद्द कर देते हैं तो रशिया की बदनामी होगी, और वो एक तरह से अहंकार भी है कि मैं क्यों भाई अप्लाई करूं या मैं क्यों उसके लिए वेदना पत्र दूं, नाटो ही मुझे क्यों नहीं रिक्वेस्ट करता है ज्वाइन करने के लिए। तो उनका भी अहंकार था और जॉर्ज रॉबर्टसन का भी अहंकार था कि हमारा देखो भाई, हमारा ये प्रथा है, आपको अगर आप शामिल होना है तो आपको उस प्रथा को करना ही, उस प्रथा के जरिए ही आपको आना होगा। अगर जॉर्ज रॉबर्टसन थोड़ा सोचते कि ये बना था नाटो रूस से बचाव के लिए, अब जब रूस ही उसका मेंबर हो जाता है तो फिर खतरा किस बात की। तो दोनों को सहयोग करके रशिया को आज नाटो में शामिल कर दिया जाता तो आज ये हालात होती ही नहीं। सो मुख्य कारण क्या है? अहंकार दोनों का, रॉबर्टसन का और पुतिन का। अहंकार अहंकार क्या करता है? अहंकार आके 6 बच्चों का पैदाइश करता है। लोभ, क्रोध, मोह, काम, मद और मत्सर। आज हम इस क्रोध के विषय पे ज्यादा ध्यान देंगे। अब हालात है क्यों हुई ऐसे? अब हालात का मुख्य कारण है कि यूक्रेन आके नाटो में शामिल होना चाहता था। रूस नहीं चाहता था कि नाटो यूक्रेन को अपना सदस्य बना दे, क्योंकि वह समूह के
अगर ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो नाटो का जो 30 देशों का जो समूह है, ये आके बाकी नाटो के देशों में जाकर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हो जाते हैं। ऐसा करने से यूक्रेन में नाटो की सेना आ जाएगी और हो सकता है कि रूस के सीमा में नाटो की सेना तैनात हो जाए, और जो रूस नहीं चाहता था। दूसरा बड़ा कारण ये था कि नाटो का कोई भी सदस्य देश किसी बाहरी अन्य देश के साथ युद्ध में जाता है तो ये 300 नाटो सदस्य देश बाध्य हो जाते हैं उस देश की सहायता करने के लिए। यानी अब अन्य देश जो जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसकी तो पराजित तो निश्चय है। इस सोच के कारण पुतिन चिंतित हो गए। उन्होंने फिर जेलेंस्की से बात किया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। उन्होंने फिर कि आप नाटो मत ज्वाइन करो, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। नाटो से भी बात किया कि आप यूक्रेन को मत शामिल करो, लेकिन नाटो ने तो साफ कह दिया कि अब जो आना चाहता है हम मना नहीं करेंगे। और यूक्रेन जाना चाहता था क्योंकि उसको रशिया से अपनी बचाव करनी थी। दोनों ने पुतिन की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया। अब पुतिन जान चुके थे कि बातों से नहीं मानेंगे, तो वे क्रोधित हो गए। जब अगर हमारी कोई कामना होती है, अब जब हमारी कामना पूरी नहीं होती है, उस कामना को पूरी करने में कुछ अड़चन आती है, तो हम उस अड़चन को दूर करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। यही पुतिन कर रहे हैं। वो अपना सैनिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस युद्ध के दौरान कुछ हुए घटनाओं का तस्वीर देखिए। युद्ध में जो हथियार यूज किए गए हैं उन्हीं का नष्ट हो रहा है, वो भी नष्ट हो रहे हैं। दुख की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन जो 250 मिलियन का बना हुआ है, 250 मिलियन का जो बना हुआ है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन, इकलौता एरोप्लेन है, वो भी नष्ट हो गया। मेरा बेटा के एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता है, वो सुन के बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हम जैसे आम लोगों के लिए ठीक है फाइन एरोप्लेन है, लेकिन उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये देखिए उस एरोप्लेन का साइज देखिए, बाकी एरोप्लेन बच्चे एरोप्लेन जैसे नजर आते हैं उसके सामने। ये एक एयरक्राफ्ट को भी कैरी कर सकता है, इतना बड़ा है ये। और इसकी हालत देखिए क्या हुआ युद्ध के दौरान। ये तो फिर भी एक एरोप्लेन है जो बनाया जा सकता है। लोगों के घर उजड़ गए, फैक्ट्रियां जल गई, तबाह हो गई, और फिर मौत, अनगिनत मौत। मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो इंग्लिश में है। अगर आगे चलकर अगर ये युद्ध अभी थमा नहीं दोनों के बीच में, अगर ये ऐसा ही चलता गया तो तीसरे युद्ध की संभावना काफी है। अगर तीसरा युद्ध हुआ तो उसे न्यूक्लियर युद्ध ही कहा जाएगा। इसकी ऑडियो सुनाई दे रही है क्या आपको नरेश बाबू जी? ऑडियो सुन रही है आपको? आपकी आवाज आती है, ऑडियो वीडियो की आवाज नहीं आती। एक मिनट। இது போய் பார்த்துட்டு ரிபப்ளிக் டே இங்க வச்சிடலாம். இதுல என்ன இருக்கு? अरे ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं एक वॉइस ओवर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी जल्दी जाएगी तो वॉइस ओवर शायद नहीं मैच कर पाएगा। जब आप शेयर कर रहे हैं तो विथ ऑडियो वाला टैब होगा शायद, उसके साथ क्लिक कीजिए मे बी। तो एक मिनट, मैं स्टॉप शेयरिंग करके करूँ? नहीं आवाज आए तसं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, हो सकता है ठीक। ये वो मेरे माइक से पकड़ रहा होगा ना? हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं ये हो रहा है क्या। आपको माइक को कंप्यूटर का या फोन का माइक का पास में चला दीजिए।
नहीं दूर के वेट जाता है Reversals, they would burn every major city and industrial area in each country. Professor Alan Robach, a climatologist and distinguished professor from the Department of Environmental Sciences at Rutgers University, answered this question. Within a week of the nuclear war, 150 million tons of black smoke would enter the atmosphere. It would rise into the stratosphere, covering Earth and lasting for years. The black smoke absorbs sunlight, preventing it from reaching the surface. 2 weeks after the war, as the smoke spreads around the world, it gets dark and cold at the surface. The sunlight that is absorbed by the smoke in the upper atmosphere heats it, destroying the ozone layer. This lets dangerous ultraviolet UV radiation to reach the surface. Even though some of the UV will be absorbed by the smoke, much more gets to the surface. UV radiation destroys DNA, the building blocks of life, which will lead to increased cases of cancer. After 2 months, temperatures over all continental land regions plummet below freezing. And now we have a nuclear winter. Agriculture grinds to a halt. It will not be possible for several years. At the 2-month mark, rainfall halts over all continental land regions, and some falls as snow instead. This adds to the problem for agriculture. After 4 months, famine begins as existing stocks of food run out. Cold, dry, dark conditions prevent agriculture for several years. After 2 years, most people on Earth have starved to death. A few people on coastlines may survive in a hunter-fisher-gatherer existence, but they have to deal with the cold, dark conditions and the enhanced UV radiation. The number of survivors will be very low, and most will be in the southern hemisphere, far from the bombs, and surrounded by a warm ocean that will reduce the cooling. Year 4. Later, temperatures slowly begin to rise, but will not be back to pre-war conditions for another 20 years. Rainfall also slowly begins to rise. Even 5 years after the war, skin cancer is still on the rise. So is UV damage to plants. It would take around 10 years for nature to begin to take over once again. After 20 years, any survivors will still have to stay away from highly radioactive areas. All this can happen with the currently operational 4,000 nuclear weapons in the U.S. and Russian arsenals. Even the use of 100 nuclear weapons by any of the 9 nuclear nations could produce climate change unprecedented in recorded human history and result in famine for billions. वेदात्री महर्षि, जैसे आप सब जानते हैं, कि एक शांति और अमन प्रिय दिव्य पुरुष थे। उनका मानना था कि विश्व शांति तब प्राप्त की जा सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शांति हो, जो तब परिवार, समाज और राष्ट्र तक फैली हो। तो इस भीषण युद्ध का एक ही हल है, शांति।
शांति कहाँ से शुरू होती है? जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। शांति घर से ही शुरू हो सकती है। सबसे पहले हमारे अंदर से ही शांति उत्पन्न हो सकती है। जब होगी वो परिवार में फैलेगी, परिवार से सोसाइटी में, फिर उससे सारे राष्ट्र में और विश्व भर में फैल सकती है। वेदाद्री महर्षि युद्ध के घोर विरोध थे। उन्होंने उनके नेतृत्व में वर्ल्ड कांग्रेस बैठक का आयोजन किया गया था सन 2002 में। वर्ल्ड कम्युनिटी सर्विस सेंटर के ब्रेन ट्रस्ट, मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी, गांधी ग्राहम रूरल डीम्ड यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन फॉर सर्व सेवा फार्म्स द्वारा युक्त रूप से किया गया था। दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों सहित 1000 से अधिक लोगों ने कांग्रेस में भाग लिया। इस बैठक का गौरवपूर्ण उत्पाद आलिया डिक्लेरेशन था। इसे एक तरह का व्हाइट पेपर कहते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये फिर बाद में आके अपने देश द्वारा यूनाइटेड नेशन को दिया जा सकता है। और स्वामी जी ने कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें उस वक्त सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने प्रण किया कि उस दिन से 150 साल बाद ये अमल होगा। इस डिक्लेरेशन में युद्ध रहित विश्व के बारे में कुछ कहा गया। युद्ध मानवता के खिलाफ एक अपराध है और इसे स्थायी रूप से अवैध घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे को मारने के लिए अधिकृत नहीं है। किसी को भी किसी को मारने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। प्राकृतिक नियम की मांग है कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, दंडित नहीं किया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय की मांग है कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सभी सरकारों को पता होना चाहिए कि युद्ध भी मृत्यु दंड और हिंसा के अन्य सभी रूपों के रूप में प्रत्यक्ष, संरचनात्मक और छिपे हुए प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है और इसलिए अस्वीकार्य है। तो युद्ध भी आके किसी को मारने के यानी मृत्यु दंड देना बराबर ही है। ये डिक्लेरेशन में खाली ये नहीं कहा है कि युद्ध रहित विश्व, उसमें सुझाव भी दिया गया है। सुझाव में आके यूनाइटेड नेशन के देखरेख में एक विश्व संघीय सरकार की स्थापना करने की सुझाव दी गई है। ये सुझाव कुछ अच्छा लंबा खासा है और इसको हम किसी और सत्संग में इसके बारे में विस्तार से हम देखेंगे। आज के लिए मैं यहीं मेरा भाषण को समाप्त करता हूँ, वेदात्री महर्षि के दिए हुए कुछ अच्छे शब्दों के साथ। सर्वशक्तिमान द्वारा डिजाइन की गई सुंदर दुनिया लाखों वर्षों के दौरान लोगों की असंख्य पीढ़ियों द्वारा सांस्कृतिक रूप से विकसित की गई है। इसे नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। आइए हम इसे अपने आनंद के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। जय संसार, जय संसार, जय समृद्धि। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो।
जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। आज इतना पावरफुल शीर्षक आपने चूज किया। आज के ज़माने में अभी जो विश्व फेस कर रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव और वार, इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसका क्या क्या हानियाँ हैं, कैसे पूरे विश्व को ये इम्पैक्ट करने वाला है, सही तरह से आपने लेके गए थे। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। किसी को भी कुछ सवाल है, अपना कुछ पूछ सकते हैं, तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके आप जयप्रकाश जी से सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, वर्ल्ड का बड़ा ओके। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, सबको सादर नमन। आज समकालीन समस्या को लेते हुए वेदात्री महर्षि जी के द्वारा सृजित अद्भुत विश्व समाधान योजना के पहले बिंदु के रूप में युद्ध रहित विश्व को शीर्षक बनाते हुए जयप्रकाश जी ने आज हमारे सामने हो रहे अन्यायप्रद वातावरण को सजीव चित्रण दिया है। इस युद्ध के आज आलोच्य युद्ध जो युद्ध चलता आ रहा है, इस युद्ध के कहीं विकसन हो जाए तो क्या होगा, इसको ये वीडियोग्राफ के रूप में भी उन्होंने दिखाया है, जिसे आणविक वर्षा बोलते हैं महर्षि। यह आणविक वर्षा हो जाए तो क्या होगा ये विश्व, इसका सजीव चित्रण बड़े अच्छे ढंग से वीडियोग्राफ के रूप में उन्होंने दिखाया है। तो साधुवाद के पात्र हैं। सभासदों से और इसमें जो शामिल न हुए उनसे भी निवेदन है कि विश्व शांति की कामना करें। हम सब मिलकर विश्व शांति की कामना करते हैं तो यह युद्ध निश्चित रूप से रुक जाएगा और विश्व को भी कल्याण का सदमार्ग दिखने लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। सबसे निवेदन भी है। इसके ऊपर प्रश्न करने के लिए युद्ध रहित विश्व बोलते हुए हमें पता चल जाना चाहिए कि युद्ध कोई चीज नहीं है। युद्ध नकारने योग्य सिद्धांत है। किसी के बीच या वैमनस्यता कहीं भी न उठे, विश्व कल्याण के सत्मार्ग पर प्रवृत्त होते रहे। इस तरीके से जयगोपाल जी ने जो जयप्रकाश गोयल जी ने जो अद्भुत ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसके लिए पुनः हृदय से धन्यवाद देते हुए जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद कन्नन जी। और किसी को अपने राय विचार प्रकट करना है या कुछ सवाल पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। स्वामी जी का जो वेदात्रियम के तत्वों को तो बार बार हमें स्मरण करते रहना चाहिए। वेदात्रियम के 14 तत्व में पहला तत्व है युद्ध रहित विश्व। स्वामी जी ने तो दोनों युद्धों को देखा हुआ है, विश्व युद्ध जो है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, और उसका कितना भी परिणाम है, उसमें कितना कितना नुकसान लोगों को हुआ था, वो सब को देखते हुए ही उन्होंने वेदात्रियम के 14 तत्वों में पहला ही तत्व के रूप में, सिद्धांत के रूप में युद्ध रहित विश्व को उन्होंने रिकमेंड किया था। एक एक चीज जब स्वामी जी का वो तत्व पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही लाइक एक उत्साह आती है कि हाँ, ये क्यों सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इतना बहुत सरल तरीके से स्वामी जी समझाने की कोशिश करके आ रहे हैं, और फिर भी लोग अभी भी झगड़ा ये सब करते हैं। उसका भी वजह स्वामी जी तो बोल ही दिया। तो एक
आम इक्विपमेंट आपको प्रोड्यूस करने के लिए $1 होता है तो सेलिंग प्राइस $600 है, तो इतना मुनाफा मिलता है तो क्यों ना ये सब चीज़ बंद होगा। तो यही वजह है। और आज सबको भावुक स्थिति में डालकर और एक दूसरे के ऊपर एनिमिटी बढ़ाकर इतना तक विश्व को आज लेके आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जयप्रकाश गोयल जी ने बोला था और कन्नन जी ने एंडोर्स किया था, हमें कल्याण की, विश्व कल्याण की कामना ही करते रहना चाहिए। வாழ்க வையகம் வாழ்க वलमुடன் या जिए संसार जिए समृद्ध, यही कामना ही विश्व को अभी बदल सकता है। क्योंकि हम भी इसी ब्रह्म के एक अंग हैं, उसी ब्रह्म से पूरा विश्व बना हुआ है, पूरे सदस्य बने हुए हैं, पूरा आबादी बना हुआ है। तो हम एक कामना रखते हैं तो वो कामना उनके मन में भी जाता है और उनमें भी बदलाव आता ही है। चलिए हम अब रोज अपना ये कामना जारी रखेंगे। जैसे आजकल शायद जयप्रकाश जी 2 मिनट में और ले लेता हूँ। आजकल जब भी ब्रह्म ज्ञान सेशन आलियार ज्ञान मंदिर में होता है तो लोगों से वो डिक्लेरेशन या एटलीस्ट एक ओथ देने के लिए पूछते हैं कि रोज मैं 25 बार வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் जिए संसार या जिए समृद्ध का इक्वलेंट तमिल वर्ड जो है वो मैं सुबह उठ के बोलूँ या शाम को सोने के पहले बोलूँ, पर एटलीस्ट 25 बार मैं इसके विश्व के हित के लिए मैं बोलूँगा, उसका उच्चारण करूँगा करके हम उनसे वो शपथ ओथ ले लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही एक छोटी सी प्रयास है, पर विश्व में बहुत बड़ा बदलाव लाने में बहुत काम आएगा। इसी विचार के साथ अभी हम सदन का समाप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी श्रोताओं की ओर से इस प्रवचन के लिए जयप्रकाश जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही एप्ट शीर्षक है आज के ज़माने के लिए, आज की दुनिया जिस स्थिति में है उसके लिए बहुत बहुत खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज का अभी सभी पार्टिसिपेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरीय स्थिति में आ जाएं। और आज की तुरीय ध्यान के लिए हम अरुणनिधि इलमप्रति जी को धन्यवाद करते हैं और उनकी कामना करते हैं, उनके कल्याण की कामना करते हैं। ब्रह्मज्ञानी इलमप्रति जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। आज का युद्ध रहित विश्व नामक एक बहुत पावरफुल स्पीच के लिए जयप्रकाश गोयल जी को धन्यवाद देते हैं और उनके कल्याण की कामना करते हैं। जयप्रकाश गोयल जी जिए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। हम वापस आप सबको अगले रविवार इसी समय सुबह 7 बजे मिलने की आशा रखते हुए अभी सदन का समाप्त करेंगे। सदन का समाप्त हमारी जो प्रथा के अनुसार विश्व शांति कामना के साथ खत्म होगी। धनलक्ष्मी जी आप तैयार हैं, गा सकते हैं? तैयार हो? जिए समृद्ध मैम। ये संसार दिए समृद्ध, सबको प्रणाम। विश्व कल्याण शुभकामना। भवभर्यतावत् पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहु उद्यम परिश्रमिक संपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्म पृथक ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या व्यापार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी तत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो।
ये संसार, ये संसार, ये ये संसार, संसार, ये ये समृद्धि, समृद्धि, शांति, शांति, शांति। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति। धन्यवाद। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க वलंग। जिए समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस अगले रविवार सुबह 7 बजे हम इसी तरह मिलते हैं। जिए समृद्ध। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। வாழ்க வளமுடன்।